Hello students, in this lecture we are going to study chapter 2nd of class 12th biology, that is sexual reproduction in flowering plants. First of all, let us discuss about the introduction of this chapter. तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं फ्लावर, अ फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म्स. उसके बाद 3 पार्ट्स में स्टडी करेंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, डबल फर्टिलाइजेशन दैट इज फर्टिलाइजेशन, और उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, एंड उसके बाद लास्ट टॉपिक है हमारा एपोमिक्सिस और पॉली एम्ब्रियोनी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं फ्लावर, अ फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म्स. तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, हम सबको पता है कि एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं उनका सबसे फैसिनेटिंग ऑर्गन, जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव ऑर्गन होता है, वो एक फ्लावर होता है. और फ्लावर को हम बहुत ही जगह यूज़ करते हैं एज अ सिंबल ऑफ लव, अफेक्शन, हैप्पीनेस, ग्रीफ, मॉर्निंग. बहुत जगह फ्लावर्स का यूज़ होता है. तो इट इज़ जस्ट अ सिंपल इंट्रो. मेन हम पढ़ने वाले हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स. प्री फर्टिलाइजेशन से मतलब है कि फर्टिलाइजेशन के पहले किसी भी फ्लावर में क्या क्या इवेंट्स होते हैं, क्या क्या प्रोसेसेस होती हैं, वो चीज़. उसमें हम पढ़ेंगे कौन कौन से स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व हैं और क्या क्या इवेंट्स होती हैं. ठीक, फर्स्ट टॉपिक हमारा यहाँ पे स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पॉलन ग्रेन. स्टेमन, एज वी ऑल नो, इट इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर. ठीक, एक स्टेमन के 2 पार्ट्स होते हैं, एंथर और फिलामेंट. एंथर क्या होता है? जो लोब्ड स्ट्रक्चर होता है. ये डायग्राम में आप देख पा रहे हो, दिस इज कॉल्ड एज एंथर. और ये जो लॉन्ग स्लेंडर, जो ये स्लेंडर स्टिक टाइप का है, दिस इज नोन एज फिलामेंट. ठीक, स्टॉक, लॉन्ग स्लेंडर स्टॉक कॉल्ड फिलामेंट. अब मेन जो हमारा एंथर होता है, एंथर हमारा क्या होता है? बाई लोब्ड स्ट्रक्चर होता है. बाई लोब्ड का मतलब, बाई का मतलब 2 और लोब्स. तो एक एंथर में 2 लोब्स होते हैं और हर एक लोब में 2 थीका होता है. थीका क्या होता है? थीका इज अ कप लाइक स्ट्रक्चर. कप के जैसा स्ट्रक्चर होता है, गोल गोल सा स्ट्रक्चर होता है. तो हर एक लोब में 2 थीका होते हैं, तो उसको इसीलिए क्या बोलते हैं? डाइथीकस. ठीक, तो कुल मिला के हमारे एंथर में कितने थीका हो गए? 4 थीका हो गए, क्योंकि एंथर में 2 लोब्स हैं और हर एक लोब में 2 थीका, तो टोटल 4 थीका हो गए. अब इस थीका के अंदर, जब हमारा इस थीका के अंदर क्या होते हैं? माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं. एंथर के अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो टेट्रागोनल स्ट्रक्चर होता है. टेट्रा का मतलब होता है 4, क्योंकि हमारा जो एंथर होता है वो 4 साइडेड स्ट्रक्चर होता है. इसमें 4 कॉर्नर्स होते हैं, इसीलिए क्या बोला जाता है? इसको टेट्रागोनल स्ट्रक्चर बोला जाता है. 4 थीका और चारों थीका, 4 कॉर्नर्स में एक एक थीका, और हर एक थीका के अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया होता है. माइक्रोस्पोरेंजिया क्या है? पॉलन सैक. यही माइक्रोस्पोरेंजिया क्या होता है? जो हमारा एंथर डेवलप हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, तो यही माइक्रोस्पोरेंजिया क्या हो जाता है? पॉलन सैक बन जाते हैं. ठीक, तो अब हम उस माइक्रोस्पोरेंजियम के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे. इसके पहले का तो क्लियर हो गया ना? एंथर बाई लोब, हर एक लोब में 2 थीका, कुल मिला के 4 थीका, हर एक कॉर्नर में एक एक थीका, और हर थीका के अंदर एक एक माइक्रोस्पोरेंजियम. मतलब एक एंथर के अंदर 4 पॉलन सैक्स होती हैं. ठीक, अब उस माइक्रोस्पोरेंजियम, उस पॉलन सैक की हम स्टडी करेंगे कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है. माइक्रोस्पोरेंजियम और माइक्रोस्पोरेंजिया दोनों में कंफ्यूज होने की कोई भी बात नहीं है. माइक्रोस्पोरेंजियम इज अ सिंगुलर वर्ड. जब हम एक की बात करें, एक पॉलन सैक की, तो माइक्रोस्पोरेंजियम, और जब प्लूरल की बात करें तो उसको माइक्रोस्पोरेंजिया बोलते हैं. ठीक है, तो कैसा स्ट्रक्चर होता है माइक्रोस्पोरेंजियम का? सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है. नियरली क्या होता है? सर्कुलर अपीयर होता है. अगर हम इसको स्टडी करें अंडर अ माइक्रोस्कोप तो इट अपीयर्स नियरली सर्कुलर. और ये क्या होता है? 4 वॉल लेयर्स से सराउंडेड होता है. जो आउटर मोस्ट लेयर होती है दैट इज एपिडर्मिस, फिर एंडोथीशियम, फिर मिडिल लेयर, और जो सबसे इनर लेयर होती है उसको बोला जाता है टेप्टम. ठीक, द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दैट कम्स फ्रॉम दिस टॉपिक इज द फंक्शन ऑफ अ टेप्टम. कि टेप्टम का फंक्शन क्या होता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानो कि जो टेप्टम होता है उसका जो साइटोप्लाज्म होता है वो बहुत ही ज़्यादा डेंस होता है, और इट इज मल्टी न्यूक्लिएट, दैट इज कंटेन्स मोर देन 1 न्यूक्लियस. तो टेप्टम का फंक्शन होता है कि जब हमारे पॉलन ग्रेन्स डेवलप जो हो रहे हैं उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है. तो टेप्टम क्या हो गया? इट कंटेन्स डेंस साइटोप्लाज्म, it is multinucleate, that is it has more than 1 nucleus, and it nourishes the developing pollen grains. इतना क्लियर हो गया? अब क्या होता है कि जो हमारा माइक्रोस्पोरेंजिया होता है, जब वो यंग होता है तो उसके अंदर क्या होता है? ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल्स होती हैं. ठीक, होमोजीनियस सेल्स. होमोजीनियस क्यों कह रहे हैं? होमोजीनियस का मतलब होता है सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स.
तो जो हमारा माइक्रोस्पोरेंजिया यंग होता है तो उसके सेंटर में क्या प्रेजेंट होता है, ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली मतलब बहुत ही पास पास अरेंज्ड होमोजीनियस सेल्स, और ग्रुप ऑफ सेल्स है तो इसीलिए उसको बोला जाता है स्पोरोजीनियस टिश्यू। ठीक, ये कहाँ प्रेजेंट हो रहा है, माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर में। अब क्या होता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है कि देखो, अब वो स्पोरोजीनियस टिश्यू जब एंथर यंग है तो स्पोरोजीनियस टिश्यू है। अब जब हमारा एंथर डेवलप होता है तो स्पोरोजीनियस टिश्यू कि हर एक सेल में क्या होगा, मियोसिस डिवीजन होगा। मियोसिस पता है आपको ना, रिडक्शनल डिवीजन। क्या होता है, पेरेंट में अगर 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है तो जो डॉटर सेल्स होंगे उसमें कितना होगा, हाफ नंबर, दैट इज n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। और 11th क्लास में आपने पढ़ा था चैप्टर 10 में सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल में कि मियोसिस कंप्लीट होने के बाद कितने सेल्स का फॉर्मेशन होता है, 4 सेल्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और क्रोमोसोम नंबर कितना होता है, हाफ होता है, दैट इज n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है। तो स्पोरोजीनियस टिश्यू की हर एक सेल उसमें मियोसिस होता है और हर एक सेल 4 सेल फॉर्म करती है, और वो 4 सेल आपस में जुड़ी हुई होती हैं एंड दे फॉर्म अ माइक्रोस्पोर टेट्राड। ठीक, अब हर एक जो सेल होती है स्पोरोजीनियस टिश्यू की, हर एक सेल कैपेबल होती है कि वो मियोसिस करे और 4 सेल्स फॉर्म करे, इसीलिए हर एक सेल को माइक्रोस्पोर मदर सेल या फिर पॉलन मदर सेल बोला जाता है। तो अब ये स्पोरोजीनियस टिश्यू की जो सेल है उसने मियोसिस किया, 4 सेल बनाया, उन 4 सेल्स को बोला जाता है माइक्रोस्पोर, और जो सेल बना रही है उसको पॉलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल बोला जाता है। और यही जो 4 माइक्रोस्पोर्स हैं जो माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाई है ना, तो ये जब हमारा एंथर मैच्योर हो जाता है तो ये चारों जो माइक्रोस्पोर्स हैं ये अलग अलग हो जाती हैं और डिहाइड्रेट हो जाती हैं एंड दीज माइक्रोस्पोर्स दे डेवलप इनटू पॉलन ग्रेन्स। तो इस तरीके से पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट होता है। अब सोचो कितने पॉलन ग्रेन्स रहते होंगे, जब एक एंथर में 2 लोब, हर एक लोब में 2 थीका, मतलब 4 थीका, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, और हर एक माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर इतनी सारी सेल्स स्पोरोजीनियस टिश्यू की सेल्स, और हर एक स्पोरोजीनियस टिश्यू की सेल 4 माइक्रोस्पोर फॉर्म करी, 4 पॉलन ग्रेन फॉर्म करी, तो कितने सारे पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है। तो हमारे पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो गया। What is microsporogenesis? The process of formation of microspore, microspore मतलब pollen grain. तो the process of formation of microspore from a microspore mother cell or pollen mother cell through meiosis is called microsporogenesis. तो microsporogenesis is the formation of pollen grain from pollen mother cell through meiosis. ठीक, अब हम स्टडी करेंगे अबाउट pollen grain कि pollen grain कैसा होता है, क्या होता है। अभी तक तो हमने सिंपली यही पढ़ा कि पॉलन ग्रेन होता है बस, है ना, बट कैसा होता है उसका स्ट्रक्चर एंड ऑल। तो ये क्या होता है, मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट और मेल गैमेट में बहुत डिफरेंस है, कंफ्यूज नहीं होना। अगर मेल गैमेटोफाइट पूछेगा तो पॉलन ग्रेन है, मेल गैमेट्स क्या होते हैं उसके अंदर होते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्शन किससे होता है, फर्टिलाइजेशन किससे होता है, मेल गैमेट्स से होता है, पॉलन ग्रेन के अंदर जो कि प्रेजेंट होता है ना। तो पॉलन ग्रेन क्या है, मेल गैमेटोफाइट है। ठीक, आपने पॉलन ग्रेन्स देखा होगा, जैसे मोस्ट कॉमनली हमारे पास हिबिस्कस का फ्लावर मौजूद होता है। हिबिस्कस बहुत ही इजीली अवेलेबल होता है, आप उसको आराम से देख सकते हो, गुड़हल का फूल कहते हैं जिसको। तो उसके ऊपर आपने येलो येलो कलर का देखा कि आपने कभी उसको टच किया तो येलो येलो पाउडरी सा कुछ आपके हाथ में लग जाता है, वो येलो येलो जो होता है वो पॉलन ग्रेन है, इतना छोटा सा पॉलन ग्रेन। हर एक फ्लावर में अलग अलग टाइप का पॉलन ग्रेन, तो रोज का आपने देखा, रोज में अलग होता है, हिबिस्कस में अलग होता है, सबका अलग अलग पॉलन ग्रेन होता है, साइज सबका अलग है, सबका स्ट्रक्चर अलग है, सबका कलर अलग है। ठीक है, तो हर एक फ्लावर का पॉलन ग्रेन अलग अलग है, वेरी करता है फ्लावर टू फ्लावर। पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर की बात करें, यहाँ पे हम सारे एंजियोस्पर्म की बात करें, किसी एक टिपिकल फ्लावर की बात नहीं करें, एंजियोस्पर्म के पॉलन ग्रेन की बात कर रहे हैं। तो पॉलन ग्रेन का जो साइज होता है, डायामीटर होता है, वो कितना होता है, 25 to 50 माइक्रोमीटर। मीटर की बात नहीं करें, माइक्रोमीटर, बहुत ही छोटी यूनिट होती है ये। तो पॉलन ग्रेन का जनरली शेप स्फेरिकल होता है, गोल होता है, और डायमीटर कितना होता है, 25 to 50 माइक्रोमीटर डायमीटर होता है इसका। ठीक है, इस पॉलन ग्रेन के ऊपर 2 वॉल लेयर्स होती है, 2 कवरिंग होती है। जो आउटर लेयर होती है वो बहुत ही ज्यादा हार्ड होती है और उसको बोला जाता है एक्सिन। ठीक, और इनर लेयर को बोला जाता है इंटीन। ठीक, तो जो हार्ड
आउटर लेयर होती है एक्सिन, वो किससे बनी हुई होती है? स्पोरोपोलिनिन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अंडरलाइन कर लो। स्पोरोपोलिनिन, स्पोरोपोलिनिन क्या है? इट इज वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मैटर नोन। सबसे ज्यादा रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मैटर स्पोरोपोलिनिन है। इसको कोई भी एसिड, कितना भी स्ट्रॉन्ग एसिड हो, कितना भी स्ट्रॉन्ग बेस हो, कितना भी ज्यादा टेम्परेचर हो, चाहे कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, कोई भी एंजाइम हो, स्पोरोपोलिनिन को डिग्रेड नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। तो ये मेन फंक्शन है स्पोरोपोलिनिन का, कि इट इज द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल नोन। तो हमारा एक्सिन किससे बना हुआ होता है? स्पोरोपोलिनिन से बना हुआ होता है। तो फिर सोचा हमारा पोलन ग्रेन कितना ज्यादा रेजिस्टेंट होगा, है ना। उसके बाद जो इनर लेयर होती है दैट इज इंटीन, ये किससे बनी हुई होती है? सेलुलोज और पेक्टिन से बनी हुई होती है। ठीक, ये पहला हो गया। एक्सिन किससे बना है? स्पोरोपोलिनिन से। और इंटीन किससे बना है? सेलुलोज और पेक्टिन से। दूसरा क्या होता है कि जो हमारा एक्सिन होता है उसके वो कंटिन्यूअस लेयर नहीं होता, बीच बीच में उसमें गैप्स होते हैं। मतलब पूरी जगह स्पोरोपोलिनिन नहीं प्रेजेंट होता, बीच बीच में कुछ कुछ जगह छूटी हुई होती है, उसको बोला जाता है जर्म पोर्स। और जर्म पोर जरूरी क्यों है? बताओ जल्दी, सोचो क्यों जरूरी है? बिकॉज कि अब पता तो हमको चल गया कि स्पोइल्ड पोलिन को कोई डिग्रेड नहीं कर सकता, तो फिर पोलिन ग्रेन से पोलिन ट्यूब निकलेगा कैसे? मुश्किल हो जाएगी ना। तो बीच बीच में गैप होता है, जर्म पोर होता है। इस जर्म पोर के से ही, इस जर्म पोर के थ्रू ही पोलिन ट्यूब का ग्रोथ होता है। ठीक, तो जर्म पोर का फंक्शन पूछा जाए तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जर्म पोर? तो इट हैज, मतलब थ्रू इट द पोलिन ट्यूब डेवलप्स। ठीक है, तो ये कंटिन्यूअस लेयर नहीं होती है एक्सिन, बीच बीच में अपर्चर्स होते हैं कॉल्ड जर्म पोर्स। लेकिन इंटीन जो होता है वो कंटिन्यूअस लेयर होता है। और एक्सिन बहुत थिक और हार्ड होता है, और इंटीन बहुत ही थिन और कंटिन्यूअस लेयर होता है। ठीक है, और हमारे पोलन ग्रेन को हम प्रिजर्व करके रखते हैं एज फॉसिल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिन, है ना, क्योंकि स्पोरोपोलिन मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है, इसीलिए हम पोलन ग्रेन्स को प्रिजर्व करते हैं एज फॉसिल्स। ठीक, अब हमने लेयर्स पढ़ लिया, आउटर वाला एक्सिन, फिर इंटीन, वो हार्ड होता है, ये नहीं होता, वो उसमें जर्म पोर्स होते हैं एक्सिन में, ये कंटिन्यूअस लेयर होता है, वो थिक होता है, ये थिन लेयर होती है। अब हम साइटोप्लाज्म की बात करें कि पोलन ग्रेन के साइटोप्लाज्म में क्या होता है, तो पोलन ग्रेन का जो साइटोप्लाज्म होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है। ठीक, जब हमारा पोलन ग्रेन मैच्योर हो जाता है तो उसके साइटोप्लाज्म में दो टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती हैं, पहला वेजिटेटिव सेल और दूसरा होता है जेनरेटिव सेल। तो जो वेजिटेटिव सेल होता है वो बहुत ही बड़ा होता है, इसमें अबंडेंट फूड रिजर्व प्रेजेंट होता है। ठीक, और इसमें एक इरेगुलरली शेप्ड का लार्ज न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। वेजिटेटिव सेल बिगर होता है, अबंडेंट फूड रिजर्व होता है और एक लार्ज इरेगुलरली शेप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। वहीं अगर हम जेनरेटिव सेल की बात करें तो वो स्मॉल होता है, और वो कहाँ प्रेजेंट होता है? वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। क्या? जेनरेटिव सेल। ठीक, समझ में आ रहा है ना, वेजिटेटिव सेल बड़ा है और उस वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में जेनरेटिव सेल प्रेजेंट है, ये छोटा होता है। ठीक, और जेनरेटिव सेल का जो शेप होता है वो क्या होता है? स्पिंडल शेप्ड होता है, ऐसे नुकीला, साइड में कॉर्नर्स में ऐसे नुकीला शेप, स्पिंडल शेप का होता है, और डेंस साइटोप्लाज्म होता है जेनरेटिव सेल का। ठीक, और यही जेनरेटिव सेल डिवाइड हो जाता है और दो सेल्स फॉर्म करता है, जिनको ही हम क्या बोल रहे हैं? मेल गैमेट बोल रहे हैं। तो ओवर 60% एंजियोस्पर्म में जो पोलन ग्रेन्स टू सेल्ड स्टेज में शेड हो जाती है, टू सेल्ड मतलब यही वेजिटेटिव सेल और जेनरेटिव सेल, इसी जब उसमें यही दोनों सेल्स होती है तभी वो शेड हो जाती है, मेल गैमेट नहीं बन पाता। बाकी की स्पीशीज में क्या होता है कि जो हमारा जेनरेटिव सेल होता है वो डिवाइड हो जाता है और वो दो मेल गैमेट्स फॉर्म कर लेता है। तो टोटल क्या हो गया? ये जेनेटिक सेल डिवाइड होकर दो मेल गैमेट बना दिया, दो ये हो गए, एक वेजिटेटिव सेल हो गया, कुल मिला के तीन हो गए, तो 3 सेल स्टेज हो जाते हैं। तो 60% एंजियोस्पर्म्स में जो हमारा पोलन ग्रेन है वो टू सेल्ड स्टेज में शेड होता है, बाकी के एंजियोस्पर्म्स में 3 सेल्ड स्टेज में शेड होता है। ठीक, उसके बाद हमने पोलन ग्रेन पढ़ लिया। अब पोलन ग्रेन के डिसएडवांटेजेस क्या हैं? तो यही है कि वो बहुत ज्यादा एलर्जीज वगैरह कॉज करता है, आपको अस्थमा वगैरह होता है, सुना है ना, क्या बोलते हैं, गाजर घास, उसके पास नहीं जाओ, अस्थमा हो जाता है इससे। उसको बोला जाता है पार्थेनियम, उसका पार्थेनियम इज इट्स साइंटिफिक नेम, और इंग्लिश में कैरेट ग्रास बोला जाता है, गाजर घास।
कैरेट ग्रास एंड पार्थेनियम इज इट्स साइंटिफिक नेम। तो पार्थेनियम का जो पोलन ग्रेन है, इट इज बिलीव्ड दैट इट कॉजेज अस्थमा, और बहुत सारे लोगों में एलर्जीज वगैरह, बहुत लोगों को पोलन ग्रेन से एलर्जी होती है, ब्रोंकियल एफ्लिक्शंस हो जाते हैं बहुत लोगों को, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स जाते हैं, सांस लेने में तकलीफ हो जाती है, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, ये सब कुछ हो जाता है पोलन ग्रेन की वजह से। बट एडवांटेजेस भी हैं क्योंकि जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स में बहुत ज़्यादा रिच होते हैं, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होता है उसमें, इसीलिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पोलन टैबलेट्स खाते हैं एज फूड सप्लीमेंट, न्यूट्रिएंट के लिए, विटामिन के लिए, मिनरल्स के लिए क्या करते हैं, पोलन ग्रेन्स की टैबलेट्स खाते हैं क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वहाँ पे पोलन प्रोडक्ट्स मिलते हैं टैबलेट्स के फॉर्म में, सिरप्स के फॉर्म में, और परफॉर्मेंस जो एथलीट्स वगैरह हैं, हॉर्सेस वगैरह जो रेस वगैरह में यूज होते हैं, उनको भी पोलन दिया जाता है खाने के लिए, बिकॉज क्या कहते हैं, उनकी जो परफॉर्मेंस है उसको एनहेंस करता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, उसके बाद जो पोलन ग्रेन्स होती हैं जब वो शेड हो जाती है ना, तो वायबिलिटी क्या होती है कि कब तक वो फर्टिलाइजेशन करने की क्षमता रख रही हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि पोलन ग्रेन शेड हो गया तो फिर वो जन्मों तक कभी भी उसको फर्टिलाइजेशन करा दो हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। एक उसका टाइम लिमिट होता है, कितने टाइम के अंदर हमने फर्टिलाइजेशन करा दिया तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, अदरवाइज दे विल लूज देयर वायबिलिटी। तो हर वैरायटी के पोलन ग्रेन्स पे वेरी करता है, किसी की वायबिलिटी जल्दी लूज जाती है, किसी की बहुत लेट लूज होती है। जैसे कि हम बात करें, जैसे सीरियल्स हैं, राइस और वीट हो गया, इनके पोलन ग्रेन्स 30 मिनट्स के रिलीज के बाद इनकी वायबिलिटी खत्म हो जाती है। शेड हुए, एंथर ने पोलन ग्रेन शेड कर दिया, रिलीज कर दिया, अगर रिलीज करने के 30 मिनट के अंदर अंदर फर्टिलाइजेशन हो गया, वो किसी के स्टिग्मा में लैंड कर गया, तब तो ठीक है। अगर नहीं कर पाए तो फिर वो पोलन ग्रेन वेस्ट हो जाता है, दे लूज देयर वायबिलिटी। वहीं अगर हम बाकी मेंबर्स की बात करें, जैसे रोजेसी है, लेग्यूमिनेसी है, सोलानेसी है, इनकी जो वायबिलिटी वो मंथ्स तक रहती है, महीनों तक। अगर रिलीज होने के महीने तक भी अगर फर्टिलाइजेशन करने के लिए वो किसी के स्टिग्मा में जाते हैं तो फर्टिलाइजेशन आराम से कैरी आउट हो जाएगा। लेकिन अगर जो कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्लावर्स होते हैं जिनके स्पीसीज को हमें प्रिजर्व करके रखना है, उनके पोलन ग्रेन्स को क्या करते हैं, हम स्टोर करके रखते हैं। जैसे आपने सीमेन के लिए पढ़ा ना, सीमेन वगैरह पढ़ा होगा कि जो स्पर्म्स हैं, सीमेन है, जब हम टेस्ट ट्यूब बेबी वगैरह पढ़ोगे, आपके जब सुना होगा टेस्ट ट्यूब बेबी वगैरह में हम सीमेन और स्पर्म्स वगैरह को स्टोर करके रखते हैं ह्यूमंस का आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए। सिमिलरली हम पोलन ग्रेन्स को भी स्टोर करके रख सकते हैं। तो पोलन ग्रेन्स को लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे पोलन ग्रेन्स को स्टोर करके रखा जाता है, जिससे कि उनकी वायबिलिटी लूज ना हो और हम उसे ईयर्स तक स्टोर करके रख सकें उनकी स्पीशीज को बचाने के लिए या कभी फर्टिलाइजेशन कराने के लिए। तो ये जो रखने का होता है इसको बोला जाता है क्रायो प्रिजर्वेशन, CRYO प्रिजर्वेशन, क्रायो प्रिजर्वेशन बोला जाता है इसको। द स्टोरेज ऑफ पोलन ग्रेन्स in liquid nitrogen in the temperature -196 डिग्री सेल्सियस is known as cryopreservation। और इन पोलन ग्रेन्स को कहाँ स्टोर करते हैं, पोलन बैंक्स में। जैसे सीड बैंक सुना है, वैसे ही पोलन बैंक्स में हम इसको -196 डिग्री सेल्सियस में लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर करके रखते हैं, जिससे कि उसकी वायबिलिटी लूज ना हो और हम उसे कभी भी आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन कराने में हम उसे यूज कर सकें। अभी हम इस लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे। पोलन ग्रेन्स के बारे में हमने पढ़ लिया, स्टेमिन के बारे में पढ़ लिया, मीन्स हमने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट टॉपिक में वी विल डिस्कस अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दैट इज पिस्टिल, मेगास्पोरेंजियम, ओव्यूल और एम्ब्रियो सेक की स्टडी हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू सो मच।